हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी? मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा सा जुकाम और गला बैठा है, लेकिन आप सबकी क्लास लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है। तो क्लास लेना बहुत जरूरी था। तो हम लोग साथियों प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? भारतीय संविधान में नागरिकता को किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है और किस प्रकार खोया जा सकता है। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघीय कार्यपालिका का चर्चा करेंगे कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो से जुड़ गए हैं तो अपने दोस्तों को साझा कर दीजिए, और वीडियो पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। साथियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत आसान शब्दों में आपको संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रपति जी, जो हमारे भारत के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, उनके बारे में बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूं। आशा है आप सबको समझ आएगा। चलो भाई, चलो अपना सबसे पहले देखते हैं कि क्या है संघीय कार्यपालिका। क्या है संघीय कार्यपालिका? यूनियन एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई। तो आप लोग के मन में यह सवाल होगा कि सर ये संघीय कार्यपालिका क्या चीज है? तो सबसे पहले समझो, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आते हैं। तो सबसे पहले लिखना आप लोग कि ये संघीय कार्यपालिका में, चलो देखो भाई, यहाँ पे अनुच्छेद होगा, आधा चा होगा। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे राष्ट्रपति कौन कौन होता है भैया? राष्ट्रपति। दूसरा आपका हो गया उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन है भाई? तीसरा हो गए हमारे प्रधानमंत्री। चौथे हो गए हमारी मंत्री परिषद। जब प्रधानमंत्री आ गए तो मंत्री परिषद भी आप लोग के बीच आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? अब मंत्री परिषद के बाद हमारे महान्यायवादी जी आ गए। ठीक, चलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? देखो अब समझो कि इस राष्ट्रपति जो होते हैं वो संघीय कार्यपालिका के कौन होते हैं? औपचारिक प्रमुख होते हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री को इसका किसका संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो औपचारिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। चलो, औपचारिक प्रमुख। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है। इसके बाद बात आती है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उनके कार्यों का निर्वहन करता है। अब बात आई प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री जो है वो संघीय कार्यपालिका के क्या हुए? वास्तविक प्रमुख हुए। तो यहाँ पे लिखना वास्तविक प्रमुख संघीय कार्यपालिका के। ठीक है, वास्तविक प्रमुख हो गए। अब मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री जिसका गठन करते हैं वो होती है मंत्रिपरिषद। और ये मंत्रिपरिषद किसके अनुसार कार्य करती है? प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। जब प्रधानमंत्री इनके विभाग जो दिया जाता है उनके बारे में ये जानकारी लेते रहते हैं। अब बात आई महान्यायवादी की। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य
कानूनी सलाहकार। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ। राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति, प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रमुख संघीय कार्यपालिका का मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार कार्य करती है, और महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। अब बात आती है भाई, हम लोग का जो टॉपिक है सबसे मेन वो है राष्ट्रपति। तो हम लोग राष्ट्रपति जी को देखते हैं कि राष्ट्रपति जी के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आओ देखो भाई, अब देखो, राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 61 तक की गई है। कहां से? अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 61 तक। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति जी के सारे प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अब एक भाई ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को याद रखना हमेशा, इसको एक गांठ बना लेना इस ट्रिक को। ये बहुत आसान कर देगी आपको राष्ट्रपति जी के प्रावधानों के बारे में। ठीक है, तो वो ट्रिक है, देखो, पकानी, कोका, तुयो और दसम। अभी ये आपको बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो ये आसान हो जाए। पा का मतलब हुआ अनुच्छेद जो 52 से स्टार्ट है, तो यहां से लिखो, ये हो गया 52, ये हुआ 53, ये हो गया भाई 54। ठीक है, इसके बाद ये हुआ आपका 55, ये 56। ठीक है, 52 से लेके 61 तक में है। तो अनुच्छेद 52 में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन या प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। अब का मतलब हो गया कार्यपालिका, तो अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन है? कार्यपालिका। नी का मतलब हो गया निर्वाचन, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। 55 में हो गया राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, अब इसमें 56 में हो गया क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, 57 में आपका हो गया भाई कि एक राष्ट्रपति 2 बार चुना जा सकता है, मतलब एक पंचवर्षीय के बाद वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। 58 में हो गया भाई राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, 59 में हो गया भाई दशा या शर्त, राष्ट्रपति के लिए शर्त क्या होगी। और 60 में हो गया भाई आपका शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है उसके पद की। और लास्ट में 61 में हो गया महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाना होता है, तब जाके ये अपने पद से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। पकानी, कोका, दुयो, दसम, पद, कार्यपालिका, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा योग्यता, दशा, शपथ और महाभियोग, 52 से लेके 61 तक में इसका वर्णन किया गया। ठीक है भाई, चलो भाई यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि 52 से 61 तक में राष्ट्रपति का क्या क्या है। अब देखते हैं अनुच्छेद 52 क्या बोलता है। अनुच्छेद 52 में हमने बताया कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया। क्या? राष्ट्रपति के पद, जो कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है। तो क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद हो गया हमारे किसमें? अनुच्छेद
1952 में राष्ट्रपति का पद। ठीक है, कहां से लिया गया है भाई? ब्रिटेन के संविधान से लिया। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 53। 53 का मतलब क्या हुआ? पकानी, जो मैंने बताया ट्रिक, का मतलब था कार्यपालिका। तो जो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का क्या है? औपचारिक प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख या प्रधान होता है। अब आप कहोगे कि भाई सर ये कार्यपालिका क्या है? तो चलो पहले बताता हूं कार्यपालिका क्या है। चलो देखो भाई, सरकार होती है। सरकार इसने 3 अंगों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? चलो देखो, पहला हो गया आपका कार्यपालिका। ठीक है, अब इस कार्यपालिका में कौन कौन आता है भाई? इस कार्यपालिका में आपके जितने सचिव रैंक के अधिकारी आते हैं, प्यून आते हैं। ठीक है, इस कार्यपालिका में सचिव अधिकारी आते हैं और प्यून कर्मचारी वगैरह इस इसमें आते हैं आपके कार्यपालिका में। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो विधायिका। विधायिका में आपको समझ आ गया होगा कि नेता लोग आते, जो लीडर्स होते हैं, एमपी और एमएलए, जो कानून को बनाते हैं। ठीक है, वो आते हैं किसमें? आपके विधायिका में। अब आता है तीसरा न्यायपालिका। क्या है भाई? न्यायपालिका। ये देखो 3 हो गया भाई। अब इसमें देखना भाई कि इस कार्यपालिका में कौन कौन? मंत्री, सचिव अधिकारी, कर्मचारी। ठीक है, आदि आदि इसमें आते हैं। अब आता है विधायिका। विधायिका में कौन आता है भाई? एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो न्याय की व्यवस्था को संभालते हैं। अब उसमें कहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो यही होता है कार्यपालिका। अब इसके बाद देखो भाई अनुच्छेद 54। 54 हमसे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 54 में पकानी, पकानी नी का मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि सर निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भाई एक चीज देखना, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, इस प्रणाली से इसके द्वारा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इन लोगों के द्वारा, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके द्वारा क्या अप्रत्यक्ष रूप से, क्या अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या समझते हैं कि जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के, यहाँ पे होगा भाई विधानसभा, यहाँ क्या होगा भाई? विधानसभा। एक मिस्टेक हो गई, लिख लो विधानसभा। अब आप कहेंगे सर ये विधानसभा जो होता है वो विधानमंडल का भाग होता है, तो विधानमंडल देखो, फिर सबसे पहले देखो विधानमंडल। अब विधानमंडल जो होता है ये दो से मिलके बना है। किससे किससे? पहला तो बना है ये किससे? विधानसभा से। ठीक है, और दूसरा बना है विधान परिषद से। तो उसमें कहा कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग क्यों लेंगे, विधान परिषद के क्यों नहीं लेंगे? तो विधान परिषद के इसलिए सदस्य भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये विधान परिषद जो है हमारे भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों, ये जो विधान परिषद है वो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। अब वो राज्य देख लो भाई कौन कौन से हैं। पहला हो गया आपका यूपी, ठीक है, दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, ठीक, चौथा हो गया आपका चंडीगढ़, उसके बाद दो इधर देख लो, आंध्र प्रदेश, और छठवा हो गया आपका तेलंगाना। तो मात्र 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, और विधानसभा सब जगह पे है। इसलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। किसके लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए कि विधान परिषद जो है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जो इसके पहले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि वहीं बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाग लिया। इसके पीछे रीजन ये था कि जो तेजस्वी यादव थे वो किसके सदस्य थे? विधानसभा के। किसके? तेजस्वी यादव जो थे ये विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, जबकि जो नीतीश कुमार थे वो किसके थे? वो विधान परिषद के थे। ठीक है, इसलिए विधान सभा के सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहा है हमसे अनुच्छेद 55 में क्या वर्णित किया गया है, बताओ भाई। तो अनुच्छेद पकानी कोका, को मतलब राष्ट्रपति का जो कोटा होता है, क्या होता है भाई, राष्ट्रपति का कोटा। कोटा में होगा कि भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। तो इसमें यही राष्ट्रपति के कोटे में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ठीक है भाई। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब एक छोटी सी बात और समझना, एक बात और देखो, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में अपने द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पे, राज्यसभा के 12 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो कहाँ पे, राज्यसभा में, इसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा में किसका निर्वाचन करते हैं, एंग्लो इंडियन का। दो एंग्लो इंडियन, कौन, दो आंग्ल भारतीय, कौन, दो एंग्लो इंडियन। ठीक है भाई। अब समझो, ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये दो एंग्लो इंडियन क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जो मनोनीत किस आधार पर किए जाते हैं, जो विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में निपुण होते हैं, उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इसी प्रकार दो एंग्लो इंडियन को, तो ये दोनों को, ये राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं इनको और दो लोकसभा के एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है भाई, कोई अधिकार नहीं है किसको, इस 12 राज्यसभा के सदस्यों को और इस दो एंग्लो इंडियन को। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। चलो, अब वर्तमान समय में दो एंग्लो इंडियन का पद भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इसके पहले देखो, इसमें क्या कहा है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अभी इसको कुछ देर के लिए होल्ड रखो, इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आता है अनुपातिक प्रणाली क्या। अब कहोगे सर ये अनुपातिक प्रणाली क्या है, तो भैया देखो, अनुपातिक प्रणाली जिसका जब निर्वाचन किसके आधार पे, अनुपात के आधार पे किया जाता है। कैसे भाई, अनुपात के आधार पे जब निर्वाचन किया जाता है तो उसे अनुपातिक प्रणाली कहते हैं। एक आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाता हूं। जैसे राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार है, कौन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, देखो यहां तक देखते जाओ भाई। चलो, तो अब इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, एमपी एमएलए मतलब विधायक और सांसद ही अपने अनुपात के रूप में मतदान इनको करते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार को। ठीक है, जब मतगणना चालू होती है तो यह देखा जाता है कि किस उम्मीदवार को, किस एमपी या एमएलए ने ज्यादा वरीयता दी है या प्रथम वरीयता दी है। तो जैसे वोट चालू हुआ तो किसी विधायक ने या किसी सांसद ने वोट किया तो उसने ए को पहली अपने प्रथम वरीयता दी, बी को उसने तीसरे स्थान पे रखा और सी को दूसरे पे कहा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उस विधायक ने
ए को प्रथम वरीयता दी, बाकी दोनों को तीसरे और दूसरे पे रखा। अब दूसरा विधायक या सांसद आया जिसने इस ए को कहा नहीं मैं इसको तीसरे स्थान पे रखूंगा, इसके जगह बी को पहले पे रखूंगा और सी को दूसरे पे रखूंगा। ठीक है, यहां तक तो मान लो यहां से निकालना हो तो सिंगल सिंगल का निर्वाचन करके परिणाम आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा कभी होता है, कैसा, जब द्वितीय चरण में मतगणना होती, जैसे कि जैसे उम्मीदवारों को दो उम्मीदवारों को बराबर का मत मिल गया, तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है भाई, जब द्वितीय चरण की मतगणना होगी तब उसमें देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार को ज्यादा वरीयता दी गई है। तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार है कि फिर किसी तीसरे विधायक या सांसद आया, वो ए को कहा मैं इसको पहले पे रखूंगा और बी को दूसरे पे और सी को तीसरे पे। अब इसमें आप सबको पता चल गया होगा कि किसको प्रथम वरीयता दी गई, ए को ज्यादा वोट मिला। क्यों मिला, ए को ज्यादा वोट मिला, तो परिणाम यही होगा कि ए को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इन केस मैंने बताया कि कभी ऐसा हो गया कि जब तो जैसे ए को भी दो बार किसी ने चुन लिया और मतलब अपना परिणाम मत दे दिया और बी को भी दे दिया, तो ऐसी स्थिति में दोबारा मतदान होगा और जब उस मतदान का रिजल्ट आएगा तो ये देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार को ज्यादा वरीयता दी गई है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलो अब समझो, ऐसा 2004 में कब, राष्ट्रपति के जब चुनाव में द्वितीय चरण की जब मतगणना हुई, तब कब हुआ था, जो एनवी गिरी थे उनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। नहीं तो हमेशा प्रथम चरणों में ही हमें अपना राष्ट्रपति मिल जाता है। कब हुआ था, 2004 में। क्या भाई, 2004 में एनवी गिरी, इनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। ये भी लिख लो भाई, इन्हीं के लिए द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। द्वितीय चरण की मतगणना कब होती है भाई, जब दो उम्मीदवारों को बराबर का मत मिल जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, ए बी सी। तो अनुपातिक प्रणाली अब आप लोग को समझ आई भाई। अब समझो, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में यह होता है कि जिस उम्मीदवार को परिणाम में वो जब विजयी हो जाता है, तो बाकी के दोनों वोटों को किसको दे दिया जाता है, जीते हुए प्रत्याशी को उस उम्मीदवारों का मत दे दिया जाता है। जिसको कम वोट मिला होता है उसका वोट पूर्णतः जीते हुए प्रत्याशी को दे दिया जाता है। यह है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। यहां तक भाई सभी को क्लियर है। अब इसके आगे देखा जाए, अनुपातिक प्रणाली का मतलब भाई सबको समझ आया। चलो अब देखो इसके आगे, अनुच्छेद 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 हमसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आपको तो ये बहुत आसानी से पता होगा, शुरू से पढ़ता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। कितना, 5 इयर्स का होता है। इसके पहले वो अगर अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है। किसको दे सकता है अपना पद, वह उपराष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया या कोई ऐसी विकट स्थिति आ गई, तो उसमें 6 महीने के अंदर अंदर आपको निर्वाचन राष्ट्रपति का कराना होगा। ठीक है, और वो जो चुना हुआ राष्ट्रपति होगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए वर्षों के लिए या बचे हुए दिनों के लिए आएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। इसमें लिख लो कि किसी कारणवश यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद
6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर निर्वाचन कराना होता है। और जो राष्ट्रपति होगा वो पूरे 5 साल के लिए, ना, पूरे 5 इयर्स के लिए होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, यही कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अब इसके बाद देखो क्या, अब देखो भाई, अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 57 में यही कहा गया है कि एक राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। मैंने बताया था ना, पकानी गोका दुयो, दुयो, जब दू का मतलब आया दोबारा। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 57 में एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ऐसा अभी तक कब हुआ था भाई? ऐसा जो हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही केवल 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक भाई क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया कि 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और 57 में एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अब इसके बाद देखो अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 हमसे क्या कहता है? अनुच्छेद 58 में किसका वर्णन किया गया है भाई? चलो देखते हैं अनुच्छेद 58। अब आया राष्ट्रपति की दुयो दशम, यो मतलब योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यता देखो भाई, चलो, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। अब इसके बाद दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? वो 35 साल का होना चाहिए। क्या उसकी एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर उसकी एज होनी चाहिए, 35 साल। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्या है? वो कोई पागल या दिवालिया ना हो। भाई पागल होगा तो कहां से राष्ट्र को संभालेगा? ठीक है भाई, पागल या दिवालिया ना हो। अब इसके बाद बात आती है किसी लाभ या किसी सरकारी नौकरी के पद पे ना हो। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? कितना हो गया? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, 35 साल का हो, किसी लाभ या सरकारी पद पर ना हो, और इसके बाद होता है कि या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की वो क्षमता रखता हो। ऊपर देख लो भाई, क्या हुआ? एक पॉइंट, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की क्षमता रखता हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट करके रखना, इसको हमेशा से याद रखना। ठीक है भाई, कि राष्ट्रपति जो होता है उसके चुनाव में 50 प्रस्तावक व 40 अनुमोदक चाहिए होते। कितने? 50 प्रस्तावक और 40 अनुमोदक।
ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई कि राष्ट्रपति के लिए जो 50 प्रस्तावक और 40 अनुमोदक चाहिए ही चाहिए। अब देखो भाई, जो राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ता है उससे कितनी जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी जो होती है जमा कराई जाती है, क्या 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाए। अब सिक्योरिटी मनी क्यों जमा कराई जाती है? यदि उम्मीदवार को, कौन सा, यदि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसको कुल जितने मत पड़े हैं उसका 1/6 भाग नहीं मिला तो उसकी यह सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। कितनी सिक्योरिटी मनी होती है भाई? तो सिक्योरिटी मनी हो गई 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी, मतलब जमानत राशि जो चुनाव लड़ता है उससे जमा कराई जाती है। जमा इसलिए कराई जाती है कि उम्मीदवार को कुल मत का कुल मत का 1/6 1/6 भाग भी नहीं मिला तो उसकी जमानत राशि जो सिक्योरिटी मनी होती है वो क्या होती है? जब्त हो जाती है। अब इसके बाद समझो प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को अनुमोदक और प्रस्ताव लाने या रखने वालों को अनुमोदक प्रस्तावक कहते हैं। बात समझना भाई, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को क्या, देख लो भाई अच्छे से, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को अनुमोदक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अनुमोदक। अब इसके बाद आया क्या, प्रस्ताव का जो समर्थन करता है वो अनुमोदक होता है और प्रस्ताव को लाने या रखने वाला जो होता है, रखने वाले को क्या बोलते हैं? प्रस्तावक। ठीक है भाई, राष्ट्रपति के लिए कितने अनुमोदक? 50 अनुमोदक और 40 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। 15,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाती है। ठीक है, 15,000 रुपए, 1/6 जब मत नहीं मिलता है कुल मत का तो वो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। अब इसके बाद देखो भाई, अनुच्छेद 59 हमसे, पकानी कोका दुयो दसम। अब आया दशा, क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की जो दशा क्या होनी चाहिए? दशा मतलब शर्त, शर्त या फिर लिख लो दशा। तो दशा यही होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल का होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, यहां तक भाई सबको क्लियर है? 35 ईयर हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल पागल ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? चलो, अब अनुच्छेद 60 हमसे क्या कह रहा है? पकानी कोका दुयो दसम, दसम देख लो, ये हो गया शपथ, ये हो गया महाभियोग। ठीक है, अब बचा क्या? सा से शपथ, कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है उसको? भारत का मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अनुच्छेद 61 हम क्या कह रहा है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग, कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए
हम आसान प्रक्रिया नहीं अपना सकते। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? महाभियोग लाना पड़ेगा। अब महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि महाभियोग जब आता है और जिस सदन से आता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर जो चलेगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी चालू किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये होती है महाभियोग लागू करने की, जिस सदन से चालू हुआ है वहां के कितने 1/4 मतलब कि 25% लोग इस महाभियोग को जिस सदन से पारित चालू हुआ है वहां से पारित करें। उसके बाद जिस सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो कुल जितने सदस्य उनके 2/3 लोग अगर इस महाभियोग को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, और ये महाभियोग को हम क्या बोलते हैं इसके अलावा? अपदस्थ। क्या बोलते हैं भाई? इसके अलावा अपदस्थ बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है। ये जो महाभियोग लिया गया है भारतीय संविधान में, ये अमेरिका से लिया गया है। ये भी याद रखना भाई, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? इसके आगे देखें? नहीं भाई, अब इसके आगे जो होगा वो कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है, उसकी आपातकाल की शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, सारी शक्तियों का वर्णन करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ही भाई एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ साझा करना। तब तक के लिए बने रहना और अदालत पाठशाला में हमेशा अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।